अगर आप आगे देखते हैं अगले 5 से 10 साल, आपको क्या लगता है इंडियन बॉन्ड मार्केट कौन सी दिशा में जाएगा? 4-5 साल बॉन्ड मार्केट के लिए बहुत ही ब्राइट है। कभी काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लोग समझ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। फिर लोगों की मन में ये गुंजाइश रहती है कि बॉन्ड को डायरेक्टली फिक्स्ड डिपॉजिट से कंपेयर करें, गोल्ड से कंपेयर करें, रियल एस्टेट से कंपेयर करें, तो तुलना उनमें कैसे करेंगे? रियल एस्टेट अपनी चाल से रियल एस्टेट की बजाय बॉन्ड में रखना चाहिए, क्योंकि एनी टाइम आप एग्जिट कर सकते हैं और एनी टाइम ऐसे आप खरीद भी सकते हैं। नमस्ते, आज हमारे साथ दिनेश जी जुड़े हैं जो ओम कैपिटल के एमडी हैं और वो 30+ इयर्स से इस फील्ड में हैं। थैंक यू सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो सर आपका इतना एक्सपीरियंस है और हमारे दर्शक हमें बहुत सवाल पूछते हैं कि हम बॉन्ड मार्केट क्या है, कैसे समझे, और हम ये जानते हैं कि आपने ओम कैपिटल स्टार्ट किया था बॉन्ड की सबसे इम्पोर्टेंट था। तो थोड़ा अपना जर्नी के बारे में, ओम कैपिटल की जर्नी के बारे में बताएंगे और बॉन्ड कितना महत्वपूर्ण था इस पूरे जर्नी में। बॉन्ड मार्केट का शुरुआत मैंने जनवरी 1995 से किया था। उस समय कोई भी बॉन्ड का YTM, IRR ये सब चाहते। NBFC के लिए SLR का जरूरत होता था, उसमें गवर्नमेंट बॉन्ड लेना जरूरी था, कंपल्सरी 15%। फिर उसके साथ मैंने प्रोविडेंट फंड का भी स्टडी किया, तो उसमें भी उनका एक नॉर्म्स था कि 25% गवर्नमेंट से इक्विटी लेना है, 15% स्टेट गवर्नमेंट लेना है, 30% फीस बॉन्ड। तब मैंने सबसे पहले इसको बॉन्ड की यील्ड के बारे में समझना शुरू किया। उसका एक सॉफ्टवेयर बनवाया, XIR, IR ये सब स्टडी किया। वो सब कंप्यूटर बेस्ड ही होते थे। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी टीम बढ़ाई। ऑल ओवर इंडिया में मेरे 25 जगह ऑफिस और ऑल ओवर इंडिया में उसमें 2600 प्रोविडेंट फंड, तो लोग 2600 प्रोविडेंट फंड में एम्पेरल करवाए और NBFC का SLR था। और सेकेंडरी फिर कुछ दिन बाद कोऑपरेटिव बैंक का भी SLR का रिक्वायरमेंट आ गया। वो लोग कुछ एल्ड YTM में सब जानते ही थे और प्रोविडेंट फंड वाले तो जानते ही नहीं थे। तो उसके बारे में फिर मैंने वहाँ पर भी सब जगह अप्रोच शुरू किया। उसमें फिजिकल डिलीवरी होती थी, फिजिकल परचेज होती थी, फिजिकल 1-2 महीना लगता था, ऐसा होता था। तो उसमें हम लोगों ने उनका काफ़ी शुरुआत की। बॉम्बे से खरीदते थे और सब जगह बेचते थे और इन लोग का भी किसी का सेल आता था तभी बेचते थे और वो बिजनेस काफ़ी अच्छा थोड़े दिन में ग्रो कर दिया। 97 में फिर RBI का एक पॉलिसी है सैटेलाइट लीडरशिप। तो सैटेलाइट लीडरशिप में ये था कि RBI चाहता है कि सबके पास पहुंचे, तो उन्होंने प्राइवेट लीडर के साथ साथ ये बचे STCI, PNB, ऐसे 6 थे। तो 17 लाइसेंस उन्होंने दिए, उनमें मेरी कंपनी को भी लाइसेंस मिला था। तो फिर मैंने उसको एग्रेसिवली सब जगह उसको और भी बढ़ाया। उसमें हमको RBI का ऑप्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, उसको ट्रेड करने का मौका मिला। सब बैंकों के साथ मेरा WTO होलसेल रेट मार्केट का कार्ड भी था। तो WTO में मेरा सब बैंकों से फिर हॉटलाइन कनेक्शन था। बॉम्बे में मेरा नरीमन पॉइंट में मैंने ऑफिस सेटअप किया, फिर वहाँ से सब जगह हॉटलाइन तरह से 2000 में करीब मेरा 1 लाख करोड़ का टर्नओवर ब्रोकिंग का हो गया था कि यूको बैंक बेच रहा है, इलाहाबाद बैंक खरीद रहा है, इलाहाबाद बैंक बेच रहा है, इंडियन बैंक खरीद रहा है। ये काम काफ़ी अच्छा चलता था और सबको भी इसमें ट्रेडिंग का जरूरत पड़ा था, तो काफ़ी अच्छा चला। 2000 के बाद में केवल सैटेलाइट लीडरशिप, बाकी सब कुछ लोग प्राइवेट लीडर बन गए और हमारा केवल एक लाइसेंस रिन्यू हुआ था। तो फिर एक आदमी के लिए सैटेलाइट लीडरशिप कंसेप्ट नहीं रहा, तो RBI ने फिर उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। तो उसके बाद फिर हमने कंटिन्यूसली वैसे ही करते रहे। फिर RBI ने डायरेक्ट NDS को दिया था कि बैंक के लोग वहाँ पर खुद जाकर के रेट दोनों तरफ मैच हो रही थी, तो होलसेल रेट मार्केट की कोई जरूरत नहीं रही, ज़्यादातर लोग सीधा ही कर लेते थे। लेकिन प्रोविडेंट फंड में आज भी चल रहा है होलसेल रेट मार्केट। अभी एक ब्यूटी एक और हो गई है कि उसमें फैमिली ऑफिसेज जानते नहीं थे बॉन्ड में कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे लें, क्यों करें। बॉन्ड में ICD मार्केट बहुत अच्छा था, रेट बहुत अच्छे थे।
लेकिन अभी आज के करंट सिनेरियो में पिछले 3-4-5 साल से सभी बड़े बड़े फैमिली ऑफिस AAA अच्छे बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं और उनको बॉन्ड का पोर्टफोलियो भी अच्छा लगता है। हम जब करते थे उसमें 17%, 16.5% ICICI का, IFCI का इन सब इशू आते थे। शेयर AAA रेटेड FD भी 16% होती थी, तो उसमें लोग काफी लोग इन्वेस्ट करते थे। उसमें थोड़ा बहुत ज्यादा ही एट्रैक्टिवनेस था। फिर बीच में 10 ईयर GSEC का रेट आ गया 5 के आसपास, 5.5, तो उसमें फिर कोई नहीं आ रहा था, तो उसमें वापस लोग FD की तरफ जा रहे थे। तो अभी बॉन्ड का मार्केट और फ्यूचर मेरे को काफी अच्छा लगा। काफी इंटरेस्टिंग जर्नी था। मतलब जैसे सर ने बोला कि बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, और आपने तो हर स्टेज देखे कि गवर्नमेंट के साथ कैसे कंपनी भी ग्रो कर रही है और आगे कैसे ग्रो करेगी, और बॉन्ड कितना इंपॉर्टेंट है ये पूरे स्पेस में। उस पहले गवर्नमेंट से बीच के बॉन्ड होते थे जो गवर्नमेंट इशू करती थी, फिर स्टेट का भी लोग लेना नहीं चाहते थे, फिर स्टेट गवर्नमेंट भी इशू करने आ गई, फिर कई स्टेट गारंटेड बॉन्ड आने लग गए, फिर 1-2 स्टेट गारंटेड बॉन्ड का इशू थोड़ा वो डिफॉल्ट भी कर गया, इसलिए उनका थोड़ा रेट में काफी डिफरेंस हो गया, और उसमें केवल AAA रेटेड कंपनियों के बॉन्ड बिकते थे। अभी तो AA+ के काफी लोगों के बॉन्ड बिक रहे हैं, काफी रिटेल हो रहा है, रेट ज्यादा हो रही है। बीच में 98 में जब NBFC फेस्को हो गया था, तो बॉन्ड का काफी बड़ा डिफॉल्ट भी होने लग गया था कई कंपनियों का, तो उसके कारण से बॉन्ड में हर कोई इन्वेस्टर आता नहीं था और वो यील्ड नहीं समझता था। 0% बॉन्ड आता है उसको कैसे कैलकुलेट करें, डीप डिस्काउंट बॉन्ड आता है उसकी कैलकुलेशन कैसे निकालें, तो कई मिस सेलिंग भी करते थे लोग दूर दराज के गाँव में कि सर अभी आप 52,000 में लीजिए आपको 1 लाख मिलेगा, क्या रेट मिलता था, वो उसको सिंपल कैलकुलेशन समझा देते थे, एनुअल रेट नहीं समझाते थे। वो सब मैंने काफी सिंप्लीफिकेशन करके ऑल ओवर इंडिया में ये सब चालू किया। तो दिनेश जी, आपने अभी बताया पूरे ओम का क्या जर्नी था बॉन्ड में, लास्ट 25-30 साल इतना इंसाइटफुल आपने समझा कि कैसे बॉन्ड मार्केट ग्रो करता है। अगर आप आगे देखते हैं अगले 5 से 10 साल, आपको क्या लगता है इंडियन बॉन्ड मार्केट कौन सी दिशा में जाएगा, कैसे ग्रो करेगा, और लोग क्या कर सकते हैं ताकि वो भी बॉन्ड मार्केट के साथ ग्रो कर पाए? मेरे को तो बॉन्ड मार्केट काफी ब्राइट लग रहा है। अभी सब लोग बॉन्ड समझने भी लगे हैं, कैलकुलेशन भी इजीली अवेलेबल है, और गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोन लेने के काफी पार्ट्स बॉन्ड के रूप में कॉर्पोरेट ले, और काफी लोग बॉन्ड में आ रहे हैं, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और सारे फैमिली ऑफिसेज, सारी बड़ी बड़ी बैंक, कॉर्पोरेट की ट्रेजरियां, ये सब बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रही है, और अभी इंटरेस्ट रेट पीक में चल रहा है, तो थोड़े दिन 1-2 क्वार्टर और चल सकता है, लेकिन आने वाला 4-5 साल बॉन्ड मार्केट के लिए बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट डाउन होता है बॉन्ड की प्राइस बढ़ती जाती है, तो इन्वेस्टर को रिटर्न ज़्यादा अच्छा मिलता है। इंडिया की रेटिंग बढ़ी है, तो बाहर वाले भी कई इंडेक्सेस, कई जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, हेज फंड्स है, वो लोग इंडिया में इतना अच्छा रिटर्न देख करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी कंटिन्यूटी बाइंग चलती रहेगी, उनके पोर्टफोलियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड रहेंगे। और RBI भी चाहती है कि मास रिटेल हो, तो उन्होंने भी डायरेक्ट अपनी विंडो खोली है कि लोग रिटेल खरीदें। और बॉन्ड सबसे ज़्यादा इसलिए चलेगा कि फिक्स डिपॉजिट में आप एक फिक्स रिटर्न मिलता है, बॉन्ड में एनी टाइम लिक्विडिटी है, आप कभी भी बेच सकते हैं, ले सकते हैं, डीमेट में है, आपके कंट्रोल में है, इंटरेस्ट आपको टाइमली 6 मंथ से डीमेट से सीधा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, एक्सपायरी मैच्योरिटी पे आपको पेमेंट मिल जाता है, और हाईएस्ट सेफ इन इंडिया अगर गवर्नमेंट बॉन्ड कोई ले, स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड कोई ले, तो मेरे ख्याल से बैंकों से भी ज़्यादा बढ़िया जो सीनियर सिटीजन्स वाले FD में ज़्यादा करते थे, गांव वाले ज़्यादा करते थे, उन लोगों को भी धीरे धीरे बॉन्ड की तरफ रुझान होगा और उनको लेना चाहिए, तो उनका डबल डिजिट रिटर्न भी हो सकता है। अभी जो कम रिटर्न दिख रहा है रिटर्न, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट अभी 10 ईयर GSEC 675-80 है, अगर ये वापस 530 के आसपास आता है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो अभी काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लोग समझ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, तो लिक्विडिटी भी बढ़ेगी, गवर्नमेंट भी चाहती है, सेबी भी चाहती है, एक्सचेंजेस भी चाहते हैं उनका प्लेटफॉर्म बढ़े,
जब सब लोग जॉइंट एफर्ट करेंगे, जॉइंट इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम चलाएंगे, तो नेचुरली लोग फिर अपना पोर्टफोलियो में बॉन्ड भी लेना चाहेंगे। और चूंकि अभी इक्विटी पीक पर है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो बॉन्ड अभी में काफी गुंजाइश है। तो लोग अपना पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन ऑलवेज चाहते हैं कि कहीं सेफ इन्वेस्टमेंट जिसे एफडी में रखते हैं वो बॉन्ड में रख सकते। तो डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं इस हिसाब से, और बॉन्ड का जो स्टेबिलिटी है उसका, उसका क्वालिटी, उसका फायदा उठा सकते हैं। अभी बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि कट हो सकता है इंटरेस्ट रेट, यील्ड ड्रॉप कट होगा ही। हाँ, यूएस में इंटरेस्ट रेट चलेगा तो बाहर कट होगा, तो उसका कंपैरेटिवली इंडिया में कट होगा। तो टाइम हो सकता है 6 महीना में आए, 1 साल में आए, 2 साल में आए, लेकिन ये 6 के नीचे जाएगा और जाएगा तो यील्ड गिरेगा, प्राइस बढ़ेगा, प्राइस भी गिरेगा और अप्रिसिएशन बेनिफिट होगा। इसमें एक और बेनिफिट है कि आपको फिक्स्ड डिपॉजिट अभी जैसे 1 साल वाले में ज्यादा रेट मिल रही है, 5 साल का फिक्स्ड डिपॉजिट मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बॉन्ड आपको 40 साल का भी मिल सकता है। तो आप अपना आज ही 40 साल का प्लानिंग कर सकते हैं कि मेरे 40 साल तक ये इंटरेस्ट रेट मेरे को फिक्स मिलता है। ये तो हो सकता है कि 10 साल बाद अभी जो आपका रुपया 7%, 7.5% में लग रहा है, उस समय 5 महीने लगे, तो आपका जो कैलकुलेशन है आपका रिटायरमेंट का, वो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन अगर आप 40 साल का बॉन्ड लेते हैं तो वो फिक्स फ्लो मिलता है, तो दैट इज आल्सो वेरी अट्रैक्टिव। जैसे अभी आपने बोला ना कि बॉन्ड एक तरफ है और एफडी एक तरफ, करेक्ट? बहुत सारे इन्वेस्टर्स या लोग की मन में ये गुंजाइश रहती है कि बॉन्ड को डायरेक्टली फिक्स्ड डिपॉजिट से कंपेयर करें, गोल्ड से कंपेयर करें, रियल एस्टेट से कंपेयर करें, मतलब फिक्स्ड इनकम एसेट से कंपेयर करें। तो आप बॉन्ड की तुलना में कैसे करेंगे और बेनिफिट, और मतलब कैसे डिसाइड कर सकते हैं कोई कि कौन सी डायरेक्शन में जाए, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो काफी इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। Compared to others, gold, real estate, bond highest liquid. आपको कभी भी कोई इमरजेंसी आया तो आप 48 आवर्स में उसको इनकेस करके यूज कर सकते हैं, जबकि रियल एस्टेट अपनी चाल से चलता है। कई बार 5 साल 7 साल तक कुछ भी रिटर्न नहीं होता, फिर एक अच्छा रिटर्न हो सकता है आपका, लेकिन ना अपनी इच्छा से बाहर रहता है ना से। और गोल्ड में भी यही, अगर आप गोल्ड प्योर गोल्ड खरीद के रखें तो हो सकता है वो एनी टाइम लिक्विड हो सकता है, लेकिन अगर आप ज्वेलरी में और सब में रखते हैं तो उसमें कई तरह की केच है कि आपको प्रिंसिपल ही पूरा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ है। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जिसके पास काफी पैसा है, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर है, उसके लिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है कि कुछ का यहाँ भी रखें, कुछ का वहाँ भी रखें, कोई इमरजेंसी आए तो जरूरी नहीं कि मेरे को रियल एस्टेट ही बेचना हो। लेकिन मास इन्वेस्टर्स को, गांव के इन्वेस्टर्स को, सीनियर सिटीजन्स को अपना पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड, रियल एस्टेट की बजाय बॉन्ड में रखना चाहिए। सीनियर सिटीजन को स्पेशली, क्योंकि इंडिया में भी सीनियर सिटीजन बहुत है, उनका सारा पैसा गोल्ड में या इधर फिक्स्ड डिपॉजिट में। जब उनको कोई पर इमरजेंसी होती है, कोई हॉस्पिटल की इमरजेंसी या बच्चों की शादी की इमरजेंसी, तो फिर वो उनको अन्य अपने गाँव में भेजते हैं। तो उसकी जगह बॉन्ड ले, बॉन्ड की रेट भी आपको एनी टाइम नेट पे मिल जाती है, ट्रांसपेरेंसी के साथ मिल जाती है, इंडिकेटर भी आते हैं कि क्या रेट में काम हो रहा है। तो कोई ज़्यादा 25%, 1/4%, 0.5% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा, एनी टाइम आप एग्जिट कर सकते हैं और एनी टाइम ऐसे आप खरीद भी सकते हैं। तो गोल्ड में खरीदने का भी वही सही है, और रियल एस्टेट तो खरीदना तो और भी कम्पल्सन है, बेचना करना, राइट परचेज हुआ नहीं हुआ। तो गोल्ड और रियल एस्टेट के मुकाबले में मेरा तो यही चॉइस है कि बॉन्ड ही खरीद के रखना चाहिए। यस, बॉन्ड और इक्विटी का कोई पोर्टफोलियो दोनों ही लिक्विड होता है, तो उसमें सारा रुपया लोग रिस्क में नहीं लगाना चाहते, इक्विटी जैसे रिस्की इंस्ट्रूमेंट। तो उसमें लोगों को बॉन्ड का पोर्टफोलियो डिवाइड कर सकते हैं, इक्विटी में कितना रखते हैं, बॉन्ड में कितना रखते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट लोग रखते हैं अपने बैंक के, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट अभी का सिनेरियो में फिक्स्ड डिपॉजिट नॉट सो गुड इंस्ट्रूमेंट। और फिक्स्ड डिपॉजिट और गोल्ड, अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट क्यों रखते हैं कि मेरा प्रिंसिपल इंटरेस्ट है, मेरा आईएसएफ है, मेरे को इंटरेस्ट मिलता है, तो जब आपको ये चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल रही है तो आप साउथ इंडियन बैंक और आरबीएल बैंक में क्यों लगाते हो?
करेक्ट। तो इससे अच्छा ना उसी रेट में उसी से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है उसमें लगाए। तो मेरा तो यही सुझाव है कि बॉन्ड लेना चाहिए। ये हो सकता है कि बॉन्ड हर किसी को मिलता नहीं है, रिटेल में मिलता नहीं है। इसमें तो आजकल जितने प्लेटफॉर्म आ गए वहाँ पर आप एनी अमाउंट के एडिशनल खरीद सकते हैं। तो आप उनको प्लेटफॉर्म का यूज करके थोड़ा एजुकेट करके आपको लेना चाहिए, जो हम बॉन्ड व्यू के प्रति करना भी चाह रहे हैं। यस, बॉन्ड का प्लेटफॉर्म आप खरीद करके आपको फिर उसको डीमेट में आपका डीलर देख सकते हैं, एनी टाइम क्यूआर कोड देख सकते हैं कि बाइंग और सेलिंग का डिफरेंस कितना है। मैं जब खरीदता हूँ तो मेरे को कितने में आएगा, बेचने को मैक्सिमम आपकी जो गेन होती है ये जो भी आपका होता है वो टू वे वाला फर्क होता है। लोग सोचते हैं फिक्स इनकम में फिक्स मिलती है, यहाँ पर लोग कोई मुर्ग बना देगा, ज्यादा रेट कम बेसी दे देगा, वो रिस्क लेता है। तो वो आपको सावधानी से अपना मीडिएटर है वो चूज करना चाहिए कि वो ट्रस्टवर्दी हो, जिसको आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करना हो। तो वैसे लोग फिर इजीली ये सब आपके साथ ऐसा नहीं करते। ब्रिज आप बोल रहे बॉन्ड इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बहुत लोग नहीं करते बॉन्ड इन्वेस्ट। तो आप कैसे सजेस्ट करें कोई बॉन्ड मार्केट के बारे में सीखे, कहाँ से चालू करे, और जब इन्वेस्ट करें तो 2, 3, 4 फैक्टर जो हैं जो दिमाग में रखने होते हैं समझने के लिए कि 25,000 बॉन्ड है मार्केट में तो किस में इन्वेस्ट करूँ, मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ, वो क्लैरिटी कैसे कोई इन्वेस्टर समझ सकते हैं और फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नए इन्वेस्टर्स को तो बहुत ही सावधानी से इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप बॉन्ड व्यू का प्लेटफॉर्म बता रहे हो, उनको इमीडिएट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड में लगाना चाहिए, या आरबीआई जो इशू करते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन उनमें लगाना चाहिए। उसमें 30-40 बेसिस पॉइंट ज़्यादा होता है। और अगर वो सीनियर सिटीजन है या उसको इमीडिएट रिक्वायर्ड नहीं तो उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म बॉन्ड में लगाना चाहिए, 20-25 साल में। उसको कैलकुलेशन और वहाँ पे लिखे रहते हैं, रेट वहाँ लिखी रहती है, और उस प्लेटफॉर्म पर ये कैलकुलेटर रहता है। तो उसमें कैलकुलेशन करने का फार्मूला और रहता है कैसे कैलकुलेट करें, उससे यील्ड समझ करके उसी हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। शुरू में उसको डिमेट खोलने के लिए 10-20-25 हज़ार जो स्मॉल अमाउंट है उससे इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बॉन्ड डिमेट में कैसे आए, उसको इंटरेस्ट कैसे आए, करते करते स्लोली फिर उसको अपने आप ही इंटरेस्ट आ जाएगा, वो आगे बढ़ेगा। तो अभी ज़्यादा यील्ड वाले, कम रेटिंग वाले, हाई रिटर्न वाले, कोई ज़्यादा यील्ड वाला हो, और हर किसी प्लेटफॉर्म से नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि सब तरह के लोग होते हैं मार्केट में। तो आपको अगर एक बार बैड एक्सपीरियंस हो गया तो आपको उस सेक्टर से फिर सोचिंग उधर जाना ही, तो आपको अनटचेबल शेयर वो जो होती है कि हमको नहीं छूना है, आपको थोड़ा अमाउंट से उसको छूना चाहिए, उसको फील करना चाहिए। फिर आपको अच्छा लगे तो फिर आप नेचुरली एफडी से इधर डाइवर्ट होंगे या रियल एस्टेट बेस के लिए। इसमें एक और बेनिफिट है, टैक्स का भी बेनिफिट है, तो वो भी आपको लेना चाहिए। सबसे पहले देखना चाहिए प्रिंसिपल सिक्योर्ड है या नहीं, दूसरा लिक्विडिटी है या नहीं, तीसरा इंटरेस्ट बाद में है कि आपको सही प्राइस पे मिल रहा है कि नहीं, और आप एनी टाइम एग्जिट कर सकते हैं, और वो इश्यू है। तो सिक्योरिटी हो गया, 6 महीने से डीमेट अकाउंट आपका है, तो वैसे करके आपको बहुत फायदा हो सकता है। तो ऐसे आपको पूछना चाहिए। 3 फैक्टर है, लिक्विडिटी, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रेट। 3 चीज याद रख के लोग चूज करके फिर इन्वेस्ट करें। यस, और आपका ड्यूरेशन, अगर आपको 6 महीना साल भर के लिए लगाना तो फिर आपके लिए फिक्स डिपॉजिट ठीक है, कोई ज्यादा इंटरेस्ट रेट का। लेकिन आपको लगेगा आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना है आपका, तो वो पैसा नहीं लगेगा, तो फिर उसमें ज्यादा लंबी टेन्योर के गवर्नमेंट बॉन्ड लेंगे। अब जो सीनियर सिटीजन का एग्जांपल है वो इंटरेस्टिंग था, मतलब कि कैसे अपना शिफ्ट कर सकते हैं गोल्ड में जो पैसा है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए बॉन्ड में। काफी इंटरेस्टिंग एवेन्यू है उनके लिए भी, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना, थोड़ा फिक्स्ड डिपॉजिट से बॉन्ड में थोड़ा गोल्ड में डालना, तो स्प्रेड है लिक्विडिटी। सीनियर सिटीजन्स, फार्मर्स और प्रोफेशनल्स
जैसे इंजीनियर्स होते हैं उनको इतना टेक्निकल फाइनेंस की नहीं आते हैं, डॉक्टर्स होते हैं उनके पास टाइम ही नहीं रहता है, तो ये लोग क्या करते हैं, जो जिस बैंक वाला पहुंच जाता है उसके एफडी कर देता है, वो सोचते हैं बैंक की वजह से सेफ, तो ऐसा नहीं बैंक पूरा सेफ होता है। उन लोगों को फिर कोई एजुकेट करे, थोड़ा सा एक बार उनका डीमेट खाता खुला दे, फिर उनका जो करे तो उनको बॉन्ड लेकर के रखना चाहिए, उनके बहुत फायदा। वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू दिनेश। थैंक यू।